मैं बंकर शर्मा एक बार फिर से आपका 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में 6 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैंने आपको इस चैप्टर के 12 पेज की एक शीट सेंड की है। जो बच्चे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो वीडियो लेक्चर से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। वो केवल एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए और वेरी कर लीजिए कि जो आपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं उनमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं तो वो उसमें से देख के प्रिपेयर करना, और वीडियो लेक्चर को आप स्टेप बाय स्टेप पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से आप सीरीज में देखेंगे। मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में जो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के आपने जो 1 to 6 वीडियो लेक्चर देखे हैं उनको एक बार पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है कि ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाए। आपको समझने में ज़्यादा फोकस करना है बजाय कि ये कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट तो ये हो ही जाएगा, आपको समझना है बेटा इसको। तो मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर करूंगा, आप उसको देखिए। सबसे पहले आता है हमारा नाभिक का द्रव्यमान। एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नाभिक का द्रव्यमान पहला पॉइंट यही था। तो बेटा नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो यहाँ पर आप AMU में मेजर करेंगे। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। किलोग्राम में क्यों मेजर नहीं करते? क्योंकि इसका जो वैल्यू आती है बेटा वो बहुत छोटी होती है, बहुत लघु इकाई होती है। तो यहां पर हमें किलोग्राम में इसको मेजर नहीं करना है, इसको एक लघु मात्रक के रूप में इसको मेजर करना है, और वो लघु मात्रक होता है इसका AMU। इस AMU को कई बार U से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका तुलनात्मक कैसे इसका आपको डिराइव करना होगा, तो 6C12 कार्बन 12 के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान वो किसके बराबर मान लिया गया? वो 12 AMU के बराबर मान लिया गया। पहले इसको ऑक्सीजन से तुलना की गई थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो कार्बन के रूप में। आपको लेटेस्ट पढ़ना है। तो कार्बन 12 के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 12 AMU के बराबर मान लिया जाता है। तो इसका अगर आप रिवर्स करके देखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 AMU बराबर C12 के परमाणु का द्रव्यमान। तो अगर आप एक AMU निकालोगे तो बेटा क्या करना होगा? आपको 12 से डिवीजन करना होगा कि परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एक AMU किसके बराबर होता है? तो 1 AMU इज इक्वल टू कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12। इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। तो वैल्यू कितनी होती है बेटा? आप जानते हैं 1.66059 इंटू 10 की पावर -27। अगर आप इतना याद नहीं रख सकते हो तो आप दशमलव के 2 अंकों तक याद रख लीजिए। तो देखिए 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66059 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। या आप लिख सकते हो एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप समझ गए कि नाभिक का जो द्रव्यमान होगा इस पूरे चैप्टर में आप AMU में मेजर करेंगे। AMU का कन्वर्जन है किलोग्राम में। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर बेटे यहाँ तक? अगला जो आता है आपको जो ध्यान रखना है कि नाभिक के अंदर क्या होता है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर डायग्राम से बता देता हूँ। ये नाभिक है और ये परमाणु की प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, इस तरह से बहुत सारी कक्षाएं होगी। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बेटा परमाणु के बारे में कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। प्रीवियस चैप्टर में आपने परमाणु के बारे में बहुत सारी स्टडी की थी कि इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी कक्षाओं में इसका वेग क्या होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन इस पूरे चैप्टर में आपको परमाणु नहीं पढ़ना है, आपको परमाणु का जो छोटा सा भाग है में नाभिक पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो समस्त द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित होता है। अब अगर समस्त द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित है, क्यों केंद्रित है? क्योंकि इसी भाग में जिसे आप नाभिक कह रहे हैं उस नाभिक में कौन कौन से कण है जिसे नाभिकीय कण भी कहा जाता है। इसमें एक तो प्रोटॉन मिलेगा आपको,
और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन मिलेगा। तो इन दोनों का घर हो गया ये। यानी नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है। ठीक है, रेड से मैंने यहाँ पर प्रोटॉन को बना दिया और ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पर न्यूट्रॉन को बना दिया। तो बात समझ में आ गई? ये रेड का मतलब हो गया प्रोटॉन और ब्लैक का मतलब हो गया यहाँ पर न्यूट्रॉन। अब बात समझ में आपको यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में रिवॉल्विंग यानी यहाँ पर घूर्णन गति करता है बेटा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन करता है। आप ऐसे ध्यान रखिएगा। इसकी दो प्रकार की गति होती है, वो आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी अभी ध्यान रखिए कि ये प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से। इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है ये भी आपको पता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऋण आवेशित -E, प्रोटॉन धन आवेशित +E, और न्यूट्रॉन, नाम से समझ में आ रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि अनआवेशित। ठीक है, तो ये पर आप ये चीज सीख चुके हैं। अब इसके बाद में कि कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये भी देखिए बेटा। किसी भी तत्व को, याद ध्यान रखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए। ये लिखना आपको कुछ नहीं है, बस केवल समझना है। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में सबका परमाणु क्रमांक फिक्स होता है। ठीक है, तो Z का मतलब हो गया परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक ही डिसाइड करेगा। जितना परमाणु क्रमांक है उतनी प्रोटॉन की संख्या है, इजिकल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या, अभी इसको यहाँ पर देखिए, ये कब है? जब ये उदासीन है। अगर उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। अगर उदासीन नहीं है तो यहां पर ये बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर उदासीन है तो ये बराबर हो जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन। दूसरी बात, ए का मतलब क्या होता है? ए यहां पर है द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या का मतलब यहां पर है प्रोटॉन। अब देखिए बेटा, द्रव्यमान संख्या यानी यहां पर द्रव्यमान को डिसाइड करेगा, ये भार को डिसाइड करेगा। तो यहां पर नाभिक के भार को डिसाइड करेगा, नाभिक के द्रव्यमान को डिसाइड करेगा। तो नाभिक के अंदर जो मूल कण है वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां पर A इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोटॉन की संख्या कितनी? Z, और न्यूट्रॉन की संख्या को कैपिटल N से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से एक बात पता लग गई, A इजिकल टू Z प्लस N। तो बेटा अगर आपको केवल न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या N इजिकल टू A माइनस Z। तीनों की चीजें, तीनों याद हो गए आपको। देखिए, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर अर्थात प्रोटॉन की संख्या के बराबर। A किसके बराबर? A Z प्लस N। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z, क्योंकि आगे चलकर जब आप द्रव्यमान निकालते हो, सैद्धांतिक द्रव्यमान निकालते हो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगला देखिए, किसी भी तत्व को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए बच्चों, किसी भी तत्व को ZXA, ठीक है, किसी भी तत्व को ZXA या ZXA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केमिस्ट्री में आपको कुछ और बता दिया होगा, मुझे नहीं पता, मुझे फिजिक्स का पता है। फिजिक्स में आपको इस तरह से प्रदर्शित करना है। केमिस्ट्री में जो बताया है वो वहां की बात है। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व को ZXA या ZXA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है। जेड का मतलब बताई दिया अभी आपको, प्रोटॉन की संख्या, दिस इज प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और एक्स तत्व प्रतीक। जैसे बेटा ऑक्सीजन है तो O लिखोगे, नाइट्रोजन है तो N लिखोगे, सोडियम है तो Na लिखोगे, S है तो सल्फर, इस तरह से, ठीक है ना। जिनोन है तो Xe लिखोगे, यूरेनियम है तो U लिखोगे, इस तरह सबका यहाँ पर फिक्स है। तो किसी भी तत्व को ZX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको जब वीडियो आपके पास में पहुंचे थे तब भी आपको ध्यान होगा बेटा, एक एग्जाम्पल कराया था 92 यूरेनियम 238 में बताइए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो आंसर, ये ऐसा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए 92 यूरेनियम, तो Z इजिकल टू 92, A इजिकल टू 238। Z किसके बराबर होता है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हो गए 92। उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए 92। तो न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन N इजिकल टू होता है A माइनस Z। हमेशा A में से Z को माइनस कर दीजिए, तो 238 माइनस 92, तो ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। आप समझ गए, यहाँ पर इसको हल कर लीजिएगा। मात्रक कुछ नहीं आएगा, संख्या के कोई मात्रक नहीं होते हैं। अगला देखिए, अब इसमें आता है कुछ सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे समस्थानिक किसे कहा जाता है, समभारिक किसे कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहा जाता है, प्रतीक दर्पण नाभिक किसे कहा जाता है। तो एक एक को यहाँ पर देखेंगे। पहला समस्थानिक, शॉर्ट में ध्यान रखना है आपको। समस्थानिक किसे कहा जाएगा? जिनमें प्रोटॉन समान हो, न्यूट्रॉन अलग अलग हो। आप ऐसे एक लाइन में ध्यान रखिए, फिर आप खुद डेफिनेशन बना लेना। प्रोटॉन समान हो, न्यूट्रॉन अलग अलग हो। प्रोटॉन समान हो, Z समान हो, न्यूट्रॉन यानी A माइनस Z, तो यहाँ पर A अलग अलग होगा बेटा, Z तो एक समान है तो A अलग अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोटॉन समान, न्यूट्रॉन अलग अलग। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है ना। जानते होंगे आप प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइटेरियम। इसी तरह से 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। तो यहाँ पर Z समान है, प्रोटॉन समान है, न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 8 आ गया, 17 माइनस 8 9 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो समस्थानिक के बारे में आप समझ गए। अगला देखिए बेटा समभारिक। समभारिक किसे कहा जाएगा? सेकंड है समभारिक। समभारिक में देखिए यहां पर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात, परंतु इनका योग अर्थात, इनका योग मतलब अर्थात बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अर्थात इनका योग न्यूक्लियॉन की संख्या, इसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या A समान होती है, ठीक है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि 3 प्रोटॉन हो, 4 न्यूट्रॉन हो, दूसरे में 5 हो, 2 इस तरह से हो, लेकिन इनका जो योग आएगा, योग अर्थात A यहाँ पर समान होगा, ठीक है। यह आप ध्यान रखना। समभारिक हो गया। तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही समझ में आ रहा है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा बेटा? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होगी। अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? A माइनस Z एक समान, ठीक है। जो चौथा आता है और लास्ट है वो है प्रतीप या दर्पण नाभिक। प्रतीप या दर्पण, तो इसमें ऐसा होता है कि एक के प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन 4 है और इसमें 4, तो मैंने वहां पर एग्जाम्पल बता देते हैं, यहाँ पर 5 4 कर लेते हैं। इसमें 5 प्रोटॉन और दूसरे में 4 न्यूट्रॉन, सॉरी
पहले वाले में 5 प्रोटॉन और दूसरे वाले तत्व में 4 प्रोटॉन, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। यानी इसके प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर होंगे और इसके न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन के बराबर होंगे। ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई तत्व है फर्स्ट, ये तत्व है सेकंड, यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन, तो ये ए है, यहाँ पर बी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड तत्व में प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बताओगे बी है। पहले तत्व में सेकंड तत्व में, हाँ सही है, सेकंड तत्व में प्रोटॉन कितने बी, और पहले तत्व में प्रोटॉन कितने ए। अब यहाँ पर बी ए, तो सेकंड तत्व में प्रोटॉन की संख्या पहले तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो गया है। इसी प्रकार पहले तत्व के प्रोटॉन दूसरे तत्व के न्यूट्रॉन के बराबर हो गया। इस तरह से इसे कहा जाता है प्रतीप या दर्पण नाभिक, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आप दर्पण लगा लोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये थे बेटे 4 डेफिनेशन। इसके बाद आता है आपका नाभिक का आकार। तो यहाँ से ये चैप्टर, एक्चुअल में चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले जो था वो इंफॉर्मेशन वाला भाग था कि एक एम किसके बराबर होगा, समस्थानी किसे कहा जाएगा, संभारिक किसे कहा जाएगा। तो अब आपको यहाँ से ध्यान देना है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार का मतलब हो गया साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक का आकार आपको पूरी थ्योरेटिकल बात बताई थी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण को प्रयोग किया जिससे 4 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी आई, फिर इलेक्ट्रॉन को यूज करा तो और सन्निकट मान प्राप्त हो गया। तो लास्ट में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि नाभिक की त्रिज्या समानुपात होती है द्रव्यमान संख्या के घनमूल के। नाभिक की त्रिज्या को अगर मैं r से लिखूं तो द्रव्यमान संख्या a की पावर 1/3। फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट अलग अलग जगह अलग अलग आता है। यहां पर आया r0 इंटू a की पावर 1/3। ध्यान देना बच्चों, a द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन r त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, तो r0 का मात्रक मीटर होगा। यह कभी नीट में पूछा गया प्रश्न था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर इसका r0 का मात्रक है मीटर, ठीक है। r त्रिज्या नाभिक की, a द्रव्यमान संख्या उसी तत्व का, और r0 यहाँ पर कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1.2 फर्मी। 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, इसे फेम्टोमीटर भी कहा जाता है। तो एक बात पता लग गई कि नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 मीटर की कोटि, और परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर -10। ध्यान रखना, परमाणु एंग्स्ट्रॉम की कोटि का, जबकि नाभिक फेम्टोमीटर फर्मी कोटि की, ठीक है बेटा। ये इससे 1 लाख गुना छोटा होता है। ये ठीक उस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट के स्टेडियम को, ये क्रिकेट के स्टेडियम को आप परमाणु मान लीजिए, और इसके स्टेडियम में बीच में कोई मक्खी बैठी हुई है, पिच के बीच में, वो हो जाएगा आपका नाभिक। इतना छोटा होता है नाभिक, और इस इतने छोटे भाग की हम स्टडी कर रहे हैं, और इस इतने छोटे भाग में भी बहुत सारे कण हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। बात क्लियर है। इस क्रिकेट स्टेडियम की जो बाउंड्री है, इस पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और बीच में जो मक्खी बैठी हुई है, इसको कुचल मत देना, नहीं तो कुचल दो इसको, मक्खी को मार दो, ऐसा नहीं। तो ये जो मक्खी है, यही यहाँ पर क्या है, ये नाभिक है, ठीक है ना। इस तरह से आप ध्यान रखना। ये मजाक नहीं है। जब ये जूरी मेंबर के सामने बताया गया था ना मॉडल, तब इसको इस तरह से ही बताया गया था। वहां पूछा गया था कि परमाणु और नाभिक, साइंटिस्ट से पूछा गया था कि परमाणु और नाभिक की तुलना कैसे करोगे, तो उसने यही कहा था। तब क्रिकेट का स्टेडियम नहीं कहा होगा तो कोई और स्टेडियम कह दिया होगा, ठीक है ना। फुटबॉल का तो चौकोर होता है, क्रिकेट का ही गोल होता है, इसलिए क्रिकेट। तो आप समझ गए होंगे बेटा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कितना छोटा होता है ये, 1 लाख गुना छोटा होता है। तो नाभिक का आकार आपने देखा r = r0 इंटू a की पावर 1/3। इसमें फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराए थे कि 13 एल्यूमिनियम 27 का क्या होगा वगैरह वगैरह, तो एक बार देख ही लीजिए आप। ये क्वेश्चन कराया था 27 की त्रिज्या, तो जल्दी से देख लेते हैं सॉल्यूशन। लिखा आपने r = r0, तो a कितनी है, कितनी है, मतलब नहीं कितना है,
ठीक है। तो 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 ये हो गया 3, ठीक है ना बेटा। ये घनमूल तो आप जानते ही होंगे। 27 को लिखा 3 × 3 × 3, 3 की पावर 3, 1/3 आ गया। तो R = 3R0, 3 × 1.2 फर्मी, 3.6 फर्मी। इस तरह से यहाँ पर फिक्स है, या तो 8 आएगा, 27 आएगा, 64 आएगा, 125 आएगा। सबका मैंने आपको बता रखा था। नाभिक की त्रिज्या के बाद आपके आता है नाभिक की त्रिज्या के बाद आता है नाभिकीय आयतन। तो बेटा देखिए, नाभिकीय आयतन V = होता है 4 क्योंकि ये गोला है, ठीक है। तो 4/3 गोले का आयतन 4/3 पाई r³। तो V = 4/3 पाई r³ की जगह आपने लिखा r0 a की पावर 1/3 की पावर 3। तो V = 4/3 पाई r0³ इंटू a। ये नाभिक का आयतन आ गया, ठीक। अब आपको घनत्व निकालना होगा। घनत्व तक बता देता हूं। जब घनत्व निकालना है, नाभिक का घनत्व निकालना है, जो कि कांस्टेंट होता है, ध्यान देना आप इस बात को। नाभिक का घनत्व डेंसिटी, तो घनत्व इक्वल टू होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। उस नाभिक का द्रव्यमान निकालना होगा आपको, ठीक है, कैपिटल M, और उसका आयतन निकालना होगा कैपिटल V। तो जब आप कैपिटल M निकालोगे तो बेटा क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बटे आयतन, जिसे लिखा 4/3 पाई r0³ इंटू a। अब यहाँ गजब की बात यह है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को हमने बराबर मान लिया था, लगभग वैसे बराबर ही होता है, तो हमने इसको बराबर मान लिया, m मान लिया। तो जैसे आप यहाँ m लिखोगे, यहाँ पर भी m लिखोगे, तो Zm + a m - Zm, तो बेटा Zm से Zm कट जाएगा, तो a इंटू m आ जाएगा। इस m का मतलब, स्मॉल m का मतलब है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, ठीक, अपॉन 4/3 पाई r0³ इंटू a से a कैंसिल आउट हो गया। तो एक बात बता लग गई, ये पूछा जाता है आपसे कि सिद्ध कीजिए, इसको आप हल करोगे तो 3m/4 पाई r0³, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता। यानी आवर्त सारणी में कोई भी तत्व हो, ठीक है, कोई भी समस्थानिक हो, उसका घनत्व कांस्टेंट रहेगा। किस पर डिपेंड कर रहा है ये केवल देखिए, ये 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, m प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, पाई कांस्टेंट वैल्यू, r0 कांस्टेंट। तो इसको आप हल करोगे तो आपको डायरेक्ट की वैल्यू आ रखनी है 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम/m³। ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसका जो घनत्व होता है, जो मक्खी बैठी हुई है बीच में, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व नियत राशि है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि नाभिक का घनत्व कितना होता है, 1 नंबर का प्रश्न होगा, और ये पूरा डेरिवेशन फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये 3m पूछ लेगा, 3m/4 पाई r0³ और सिद्ध कीजिए, इसकी वैल्यू बताइए। ऐसे 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया नाभिक का घनत्व। इसके बाद आता है आपका द्रव्यमान क्षति, ठीक है। वैसे तो इसके बाद आता है द्रव्यमान क्षति नहीं आता है, पहले आ जाता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध या संरक्षण का नियम। तो वो भी देख लीजिए आप। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि अगर कहीं m द्रव्यमान रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, किसी केमिकल रिएक्शन में m द्रव्यमान की हानि हो रही है, क्षति हो रही है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी m × c²। ये m है यहाँ पर द्रव्यमान क्षति और c है यहाँ पर प्रकाश की चाल। आपको जो ध्यान रखना है उसमें ये ध्यान रखना, 1 mu के तुल्य मुक्त ऊर्जा, और वो होती है 931। कई जगह इसको 931.5 भी लिखा हुआ है, तो आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, अगर आप 0.5 भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 ग्राम के तुल्य मुक्त ऊर्जा, ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा। बताया था आपको 9 × 10⁻13 जूल। कैलकुलेट E = mc²। 1 ग्राम यानी 10⁻³ c 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो 10⁻³ 9 × 10⁻16, तो 9 × 10⁻13 जूल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो आपको आइंस्टीन का ये संबंध पूरा पढ़ना है। इसके बाद में आता है द्रव्यमान क्षति, जो होता है m सैद्धांतिक - m प्रायोगिक। सैद्धांतिक मान आपको खुद को निकालना होगा,
और प्रायोगिक मान आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में यहाँ पर एएमयू का आपको विशेष ध्यान रखना है, एएमयू में यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू दी जाएगी। तो बेटे आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अगर आप उतार रहे हो तो आप उसको उतार लीजिएगा, यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक प्रश्न मैंने आपको छठे वीडियो लेक्चर में दिया था होमवर्क के लिए, वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।